हम जो है वो आगे बढ़ते हैं सेशन में और हम जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स जो हैं प्रेसी के ऊपर मैं वंस अगेन स्ट्रेस दूँगा। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को अज़्बर कर लीजिए इस आर्ट को। अलेक्जेंडर पोप अंग्रेज़ी का एक बहुत बड़ा शायर गुज़रा है। अ, एक एक जगह लिखता है कि दोज़ पीपल who do not know how to dance, they are just doing their movements। तो जो डांसिंग है, डांस इज़ एन आर्ट। तो जो लोग डांस नहीं करना जानते हैं, वो एक मूवमेंट जो है वो मुख्तलिफ समतों में कर रहे हैं, वो डांस नहीं हो सकता। इसी तरह से राइटिंग जो है और जो प्रेसी है, ये एक आर्ट है। जो लोग समझते हैं कि मैं किसी भी पैराग्राफ को पकड़ूँगा, उस पैराग्राफ को पकड़ने के बाद उसको मैं 2-4 लाइनें काट के और मैं ये समझूँगा कि मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेसी बना दी है, सो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इन दैट केस। समझने की कोशिश कीजिएगा प्रेसी होती क्या है? हम प्रेसी की ज़रा डिटेल में चले जाते हैं, डिटेल में पहले समझते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे और फिर आखिर पे हम प्रेसी को करने की कोशिश करेंगे। वन बाय वन चलेंगे। स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स के साथ जैसे एक बेबी जो है वो चलना शुरू करता है, जब पहले छोटे स्टेप्स, फिर बड़े स्टेप्स और फिर उस स्टेप्स पे चला आता है कि आप जो देखते हैं कि वो भागना भी शुरू कर देता है। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भागना शुरू करें, हम जो है वो सिर्फ़ आपको चलना सिखाएँगे, और उसके बाद मूव ऑन करेंगे। जब भी प्रेसिंग की बात की ये चीज़ पेपर में तो नहीं आप लिखोगे, लेकिन आपको समझने के लिए ज़रूरी है। ये बात है फ्रेंच की, फ्रांस की। फ्रेंच जो है वो डोमिनेट किया करता था दुनिया के ऊपर जो है वो, हर तरह से डोमिनेट किया करता था। जो अंग्रेज़ी अदब के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि फ्रांसीसी जो अदब है उसने दुनिया के ऊपर एक 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 बड़े अरसे फ्रांस में ऐसा आया कि नहीं इसको इसकी ज़रूरत था। फ्रांसीसी ज़ुबान का चूँकि ये लफ़्ज़ है तो मतलब ही उन्हीं की ज़ुबान का समझते हैं। इसका मतलब था किसी चीज़ को प्रिसाइज़ कर देना। इसका मतलब था कि किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली बिल्कुल बिल्कुल ठीक तरीके से उसको एक्सप्रेस कर देना, उसको दिखाना, एक्यूरेटली एक्सप्रेस कर देना। सो सादा लफ्ज़ों में बात कर लें आज के दौर में तो प्रेसी का मतलब हुआ प्रेसी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेसी चाहे कि सा पैसेज है, हमें आप इसका एब्स्ट्रैक्ट बता दें। एक हमारे पास रिसर्च की दुनिया के अंदर कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ राइटर्स होते हैं जो कि आर्टिकल्स लिखते हैं। आप भी जब अगर एमफिल या एमएस या पीएचडी कर रहे हैं या की हुई तो आपको पता होगा कि रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं। वेल रिसर्च आर्टिकल्स में सबसे पहले या आपने थीसिस किया हो, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है। ये वो एब्स्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे आपने जो-जो काम किया हुआ है, जो-जो स्टेप्स हैं, जो-जो मरहले आपने किए हुए हैं, उन मरहलों को वन बाय वन आपने बता देना है। और जब इन मरहलों को आप बता चुकते हो तो उसके नीचे आप ये वाला जो कि मैंने इस क्या आप में से किसी ने थीसिस या कभी समझते हैं सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है। प्रेसी में ये इतना अहम है कि रिसर्च की दुनिया में जहाँ पे भी आप जाओगे से वो ऐप की बात लफ्ज़ों में क्या है जो वो क्रक्स है उसके हमें ये कि मुझे एक गिवन पैसेज दिया जाएगा, एक पैरा शॉर्ट करना। ये शॉर्ट ये जो समझते आए हैं कि शॉर्ट करना शॉर्ट जो है काम ये नहीं इसको है वो अच्छा जी, ये बताइएगा स्क्रीन आपको नज़र आना शुरू हो गई पार्टिसिपेंट्स? नो, चलिए की तरफ है हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्रेसी समझ शॉर्ट कर
कोई पैसेज आपके सामने आया, कोई भी पैराग्राफ आपके सामने आया, आपने उसको क्या किया, आप हाँ, बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप ये समझ से आए हैं कि प्रेसी का मतलब को रिवाइज़ कर लीजिएगा, रिविज़िट कर लीजिए। पार्टिसिपेंट्स याद रखिएगा दुनिया के अंदर लफ़्ज़ जाहिल नहीं होता है, कोई भी जाहिल नहीं होता है। हाँ, कम पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं। इसी तरह से कोई भी इलाका पसमानदा नहीं होता है, वो कम तरक्की याफ़्ता हो सकता है। इसी तरह से ये जो प्रेसेस की हम डेफिनेशंस करते हैं, जब ये पैराग्राफ करते हैं, हमने इसको शॉर्ट शायद नहीं करना होता, हमने किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना होता है, हमने किसी चीज़ को निकाल लेना होता है। देखें, जब मैंने लम्हा पहले आपसे बात की एब्स्ट्रैक्ट की, एक एब्स्ट्रैक्ट जब थीसिस लिखते हैं, जब रिसर्च पेपर लिखते हैं एमफिल का थीसिस कम से कम 30 से 50,000 वर्ड्स के दरमियान होता है। सॉरी पीएचडी का 30 से 50,000 वर्ड्स के दरमियान होता है। उसका भी एब्स्ट्रैक्ट जो है वो मैक्सिमम 100 से 400 वर्ड्स के दरमियान होता है। मामला ये है, बात ये है कि आपने वो ये जो आर्ट है और लफ्ज़ों से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप 1 प्रेसी करते हुए पहले उसको उन आइडियाज़ को एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्शन फेज़ जो है वो आप इसमें लेके आओगे कि अच्छा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद एक ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर है, जो उनके अंदर दबी हुई है, आप उससे क्या करोगे? आप उससे एक्सप्रेस करो। देखिए वर्ड बता रहा है आपको, कोई चीज़ है जो उन एक्सट्रैक्शन जो लाइनें आपने उठाई हैं ना उनमें से, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेस हैं। अब आपने उन्हें एक्सप्रेस करना है, आपने उन्हें दिखाना है। अब वो कैसे करेंगे? ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आपने दिखाना है, ये अब आपने कोशिश करनी है कि मैंने मिनिमम वर्ड्स को यूज़ करते हुए मैक्सिमम मीनिंग जो है वो कम्युनिकेट करना है। अब ये आर्ट जो है हमारे पास बस सो स्टेप 1 एक्सट्रैक्शन हुआ, स्टेप 2 उन लाइनों को जो एक्सट्रैक्शन है, उनके अंदर जो आइडियाज़ आपने लिए उनको मिनिमम वर्ड्स के अंदर जो है वो एक्सपेंड किया। स्टेप 3 में आपने ये देखने की कोशिश की कि आपने जो लाइनें ली हैं, क्या वो मेन थीम को इंडिकेट करती हैं? क्या वो मेन थीम को दिखाती हैं? स्टेप 4 के अंदर आपने ये चीज़ें देखनी है कि जो आप स्टेप 2 को फॉलो कर रहे थे, तो स्टेप 2 को फॉलो करते हुए आपने जो लैंग्वेज यूज़ की है, क्या वो ल्यूसिड है? क्या वो समझ में आने वाली है? क्या वो आपने कंप्लीट आइडियाज़ को आइडेंटिफ़ाई कर दी? क्या आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उस पैसेज में कवर हो रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दिया और 2-4 लाइनों की जो है वो समरी बयान कर दी और आपको लगा कि ये आपने बड़ी ज़बरदस्त हैं, 25 मार्क्स हैं और इस पेपर में 25 मार्क्स बहुत नंबर होते हैं, ये बहुत नंबर होते हैं। अगर आप इनको इस आर्ट को ढंग से समझ लेते हो ना, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि आप जो है वो इस पैसे को कर सको। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मज़ीद जो है उसको। सो आपने क्या किया? आपने इसकी समरी को बताया। प्रेसी राइटिंग जो है मुख्तलिफ है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, वो पैराफ्रेज़ कर देते हैं। पैराफ्रेज़िंग से क्या मतलब है? किसी ने बताया कि जो प्रेसी राइटिंग है वो इस तरह से है कि आपने उन्हीं पैसे लाइनों को पकड़ा, मीनिंग तब्दील कर दी। ये होता है ना जब कोई रिसर्च पेपर या कोई असाइनमेंट्स हुई तो किसी से पूछा इंटरनेट के ऊपर, अब तो खैर बड़ी एप्लीकेशंस आ गई हैं, क्विल्ट बोट आ गया है वगैरह-वगैरह, लॉट मेनी अदर एप्लीकेशंस हैं, वो क्विल्ट बोर्ड हैं जो कि पैराफ्रेज़ कर देती हैं। आपने कभी भी नहीं प्रेसी का मतलब ये नहीं है कि जो लाइनें आपको दी गई हैं, आप उनको पकड़ें, उनको रिप्रोड्यूस नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वही डिटेल जो हैं, दूसरे वर्ड्स के अंदर बता दी, अपने वर्ड्स के अंदर बता दी। ये गलती है, इस सब तरफ
नहीं करे जो है ये नहीं, इसका देखिए इसका मतलब ये है कि आप पैराफ्रेज करना शुरू कर देंगे तो आप ओरिजिनल से भी हो सकता है लेंथ में आगे निकल जाए। एक चीज ज़हन में ज़रूर रखनी है, मेन आइडियाज़ बताने हैं और जो ओरिजिनल आपके पास है, उससे शॉर्टर होना चाहिए। आपका जो प्रिसाइज़ वर्ज़न है, प्रिसाइज़ वर्ज़न जो है उससे छोटा होना चाहिए, उससे शॉर्टर होना चाहिए। अगर ये उससे शॉर्टर नहीं है तो ये प्रेसिंग नहीं है। कहा जाता है जनरली ये रूल ऑफ द थंब नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। एक जनरल रूल हमारे पास ये है कि आपकी जो प्रेसी है, वो टोटल की चले 1/3 हो जानी चाहिए, 1/3 तक चले जाना चाहिए। सो लेकिन इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं अधूरे वाला, इनमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। ये कैमरा किसी ने अपना ऑन किया हुआ है, अब बंद कर रहा हूँ। गैलेक्सी A20 प्लीज़ अपना कैमरा ऑन ना कीजिए। अच्छा जी, इसमें भी कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा वो क्या है। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो बता दीजिए, मैं पिछली स्क्रीन पे आपको दोबारा वापस ले जाता हूँ। अच्छा जी, पहला काम, अभी जो अपनी बातें समझ लें, पहला पॉइंट आपने हमेशा जो याद रखा वो ये है कि जब भी प्रेसेस लिखोगे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस नैरेटिव के अंदर होगा। मैमुना वकार साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कोई 1000 साल के बाद क्लास को ज्वाइन किया। हमें यकीन है कि आप जो ये क्लासेस को ज्वाइन करने का सिलसिला है इसे बरकरार रखेंगे। आप यकीनन कहीं मसरूफ होंगे, नेपाल के जंगलों में पीएमएस को पास करने के लिए कड़ी तपस्या कर रही होंगी आप यकीनन, और कोई चिल्ला काट रहे हैं। जी जी, आई कैन इजीली अंडरस्टैंड मोना, आप बिजी होंगे कहीं पे। तो बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने चिल्ले के अंदर के ये सब भी जो है वो ब्यूरोक्रेट बन सकें अच्छे अच्छे। वेल जी, पहली जो है वो आर्ट है, वो हमारे पास एक कंटिन्यूस नैरेटिव, जो आपने ये किया करने का अंदाज है प्रेसी के पैसेजेस में, ब्रेक्स नहीं आने चाहिए। बात करते करते डिसजॉइंट आ गया कहीं पे, सो दैट मीन्स कि आप अपनी प्रेसी में ट्रैक से हट चुके हो। अगर आप अपनी प्रेसी को प्रिसाइज करते करते आप दरमियान में कहीं पर डिसजॉइंट हो तो प्रेसी वो नंबर नहीं देगा अच्छे आपको। जो दूसरा पॉइंट जो कभी नहीं भूलोगे वो ये है कि आपको तमाम इम्पोर्टेंट आइडियाज जो हैं, या जो सादा लफ्जों में कह लो, जो आपको लगता है कि कीवर्ड्स हैं वो आपकी प्रेसी के अंदर शामिल होने चाहिए। जो चीजें उसने प्रेस करके रखी हुई हैं प्रेसी के अंदर, आपने उनको एक्सप्रेस करके दिखाना है। नहीं करोगे, नाकाम है। तीसरा पॉइंट, जो तीसरा आप लोग जो करोगे, हम इसको जो है वो ये भी कह सकते हैं कि क्रक्स ऑफ द कन्वर्सेशन। तीसरे नंबर पे जो आप काम करोगे वो ये हो कि आपने चीज़ों को एक्सक्लूड करना है। किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है? उन तमाम चीज़ों को जो अनइम्पोर्टेंट है, उन तमाम चीज़ों को जो इर्रेलेवेंट है, उन तमाम चीज़ों को। 3 स्टेप्स हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, ये आपने हमें एक आर्ट बता दी, ये हमें बता दिया कि इस तरह से जो है वो होता है, बट हाउ वी कैन गो ऑन, हम किस तरह से इसको जो है वो कर सकें। प्रेसी राइटिंग, याद रखिएगा पीएमएस या सीएसएस के पेपर में प्रेसी राइटिंग इज नॉट एन इजी टास्क। कहने को बड़ा आसान सा काम लगता है और हम सभी बड़ी जल्दी ब्लैकमेल हो जाते हैं कि हाँ यार वो आएगा तो देखा जाएगा जो होगा, लेकिन जो भी होता है वो देखा नहीं जाता है। सबसे पहली आर्ट जो है वो मेरी सबसे पहली टिप आपको कि आप कैसे इसमें एक्सेल करोगे। देखें, रीडिंग, अब किस चीज को रीड करना है याद रखिएगा। देखो, मैं एक जमाना था, मैं अपने घर से वॉक के लिए निकलता था, मुझसे 1 किलोमीटर चलने पे ही मुश्किल हो जाता था। आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस, कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। खैर क्या किया, 2 हफ्ते लगाए, 2 किलोमीटर पे चला गया। 3 हफ्तों के बाद दोबारा प्रैक्टिस को किया, 3 किलोमीटर। और उसके बाद एक वक्त आया कि क्या हुआ
चाहे 10 किलोमीटर तक चला जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोबारा से छोड़ा, फिर दोबारा से जो है वो 2 किलोमीटर तक जो है वो नहीं आ सके, नहीं पता चल सका। इस सारी की सारी पर्सनल एग्जांपल्स का मकसद क्या है हमारी आज की डिस्कशन में? मकसद ये है कि देखें, आपने प्रेसी को जब भी पढ़ोगे उसके साथ पहले दोस्ती करने की कोशिश करो। रीडिंग पहली टिप आपको है, ये आप एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। प्रेसी पहली दफा में समझ नहीं आएगी, वो शायद कोई आइंस्टाइन ही होगा जिसको समझ में आ सके। लेकिन अगर पहली दफा समझ में आ भी गई, फिर भी 3 दफा 2-3 दफा पढ़ लेना, हो सकता है कि कुछ मीनिंग। अब क्या होता है, पहली दफा हमारे एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं और वो ये देखते हैं कि वो केयरलेसली रीड करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। और वो क्या करते हैं, पहली दफा रीडिंग जो है वो हमारे पास जो केयरलेसली होती है, इसमें वो जो रिटेन करते हैं चीजें, वो रिटेन करते हैं सिर्फ वेग आइडियाज। ये चीजें समझ लीजिएगा, ये लाइफ चेंज कर सकती हैं आप, क्योंकि ये 25 नंबर का क्वेश्चन है आपको। सो जो उन्होंने लिखा केयरलेसली, उन्होंने वेग आइडियाज को रिटेन किया। तो अब इस तरह की रीडिंग जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका कोई फायदा नहीं होता। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। ये जो आपकी वीक रीडिंग है, तो जैसे आप कहोगे जो कर्सरी रीडिंग आपने इसको किया, वो उससे कोई फायदा नहीं। तो फायदा किसका होगा? जब आपने क्या किया, जब आपने उस प्रेसी को पकड़ा, उस प्रेसी को पढ़ना शुरू किया, अब आपने क्या किया, आपने उसको ब्रीफली जो है वो समझना भी शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा है कि देखें, प्रेसी राइटिंग इंक्लूड करने का मकसद ही आपके पेपर के अंदर ये है कि आपकी अटेंशन को चेक किया जा सके, आपकी तवज्जो को चेक किया जा सके। तो जो चीज़ें आपने रीड की हैं, जो कल को आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, कि आपको पता भी है कि उसको उनको समराइज़ कैसे करना है। आप कहीं पे बैठे हो, आपके ऑफ़िस में जो है वो बहुत ज़्यादा साइलीन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड पीपल आ जाते हैं, तो आप क्या घंटों-घंटों लंबी उनके लिए जो मसाइल हैं वो लिखते चले जाओगे, ये समरी करनी आएगी आप। सो अब आपने क्या किया, अब आपने ये समझने की कोशिश की कि अब आप क्या, जब दूसरी रीडिंग दोगे या जब आप उसको पहली रीडिंग में केयरफुल रीडिंग दे रहे हो, अब आप क्या करोगे, 2 चीज़ों को इंक्लूड करोगे। सबसे पहले तो आप अटेंटिव होके पढ़ोगे उसको, ठीक है? अटेंटिवली उसको अटेंड करोगे। और दूसरे नंबर पे उसको क्या करोगे, आप उसके अंदर जो मीनिंग है, उन मीनिंग्स को समझने की कोशिश करोगे। अब जब आपके अटेंटिवली और मीनिंग्स को समझ लिया, फिर आप जो है वो इस काबिल हो जाएँगे कि आप समराइज़ कर सको। तो अब आप जो है, देखिए, जब आप प्रेसी को पढ़ रहे होते हो ना, सिर्फ रीडिंग ही आप नहीं कर रहे होते हो, ठीक है? आपका माइंड भी इन्वॉल्व होता है, आपकी आइज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, और आपकी आइज़ आके वहाँ पे रुक जाती हैं, जो वर्ड आपका डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है कि जिसकी समझ नहीं आती है, तो मीनिंग को समझने की कोशिश करो कि इर्द-गिर्द की जो लाइनें हैं, जो वर्ड्स हैं, उसका कनोटेशन क्या डेवलप होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। जैसे एक बच्चा है, छोटे-छोटे स्टेप से चलता मंज़िलों पे पहुँचता चला जाता है। हमारे पास पहला स्टेप जो है वो रीडिंग था। रीडिंग कैसे करनी है ये हमने अभी देखा। अगले वाला मूव ऑन करते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब की दफ़ा जो स्टेप है ये हमारे पास राइटिंग है। देखें, प्रेसी का तो मकसद ही यही है कि इसको लिखा जा सके और ढंग से लिखें। लेकिन ये राइटिंग कैसी होनी चाहिए कि जो हमें 25 नंबर में से कम 22 या 21 नंबर तो दे। ये राइटिंग जो है, जब आप लिखना शुरू करोगे, ये याद रखिएगा कि इसके अंदर इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सब स्टेप्स हैं, कुछ इसके भी अज्ज़ाए तरकीब हैं। पहले नंबर पर आपने एक्सप्रेस करना है मेन आइडियाज़ को। वन्स अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेन आइडियाज़ को। अभी जो मेन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है, इनको क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। इतने बम्बास्टिक वर्ड्स यूज़ नहीं करने, तो उसका मतलब जो है वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोलते-खोलते इंतकाल कर जाए कि यार ये मीनिंग पता नहीं कहाँ से आ गया। और फिर वो सोचे कि चूँकि मुझे इसका मीनिंग ही नहीं पता चला, चलो इसको नंबर ही नहीं देते। दूसरे नंबर पे इफ़ेक्टिव लिखने की कोशिश कीजिए। इफ़ेक्टिव लिखने की। इफ़ेक्टिव क्या होता है? जो असरअंदाज। दूसरे नंबर पे जब आप सोच रहे होते हो
पेपर के अंदर प्रेशर होता है आपके ऊपर, ठीक-ठाक प्रेशर होता है। एक हैबिट को डेवलप करो, अपनी एक एक्सरसाइज़ को डेवलप करो। ये जो वेगनेस है ना, वेगनेस से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर एक चीज़ लिखने की कोशिश करते हैं। आई गोज़ अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट I woke up early in the morning, but what I saw, it was, but perhaps it was not a good day. मैं randomly ये लिख रहा हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। मुमकिन है कि वर्ड जो है वो किसी के स्पेलिंग थोड़े बहुत हो गए तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। I obviated the very notion and commiserate the quantity because it was not more than a schism and murky, appalling preamble gimmick. अब मैं ऐसी वैसी लिख देता हूँ। चलिए मान लीजिए ये मुझे कुछ लफ्ज़ याद थे, मैंने ये सारी की सारी लाइन्स जो हैं वो बना दिया। आई ओबिवेट द वेरी नोशन। आपको क्या लगता है ये मैंने जो चीज़ें लिखी हैं ये सब ठीक है, इनका मीनिंग है, इनकी एक सेंस है। व्हाट डू यू फील? क्या ये एक अच्छा ये मौसर चीज़ हो सकती है? ग्रामेटिकली ये चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। व्हाट डू यू फील? इसके अंदर एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको फ़ील होता है कि ये जो मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे, 2-3 जुमले लिखे, इसमें प्रॉब्लम है, आपको पता है वो कौन-सी प्रॉब्लम है? या आपको नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है? Ideas are not clear, not easy to understand. Very good. शेर मोहम्मद साहब। इट्स नॉट ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ये समझ में नहीं आएगा। अब आप जब प्रेसी को पढ़ने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि वर्ड्स जो हैं मुमकिन है कि कोई ना कोई वर्ड्स जो हैं वो ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे, आपके लिए स्ट्रेंज होंगे। अब आप भी क्या करते हो जब पढ़ने की कोशिश करते हो, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ माय फ्रेंड्स नेम इज़ मैक्नेमियो, ही इज़ वेरी फाइन। अब जो है आप एक वर्ड को इग्नोर कर दोगे पढ़ते हो और वो कौन-सा वर्ड है? वो ये वाला वर्ड है। प्रेसी में ऐसा नहीं करना आपने। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको क्या करना है, उनको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करनी। ये टर्म बड़ी इम्पोर्टेंट है। डिफ्यूज़ करने की कोशिश करनी है, डिफ्यूज़ करने की कोशिश करनी है। अगर आपने जो है, आपने क्या करना है इसमें, आपने समराइज़ करना है उसके बाद, पहले एक्सप्रेस करना है मेन आइडियाज़ को, क्लियर वर्ड्स के अंदर और इफेक्टिव वर्ड्स के अंदर। जो मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं, जो आते हैं, उनको समझने की कोशिश करनी। और जब फिर से लिखने की कोशिश करनी है, तीसरे स्टेप के अंदर, आपने जो वर्ड्स का इंतख़ाब करना है, वर्ड्स को जो चूज़ करना है, वो बड़ी केयरफुली चूज़ करना है। आपने क्योंकि अब आप जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ आ गए। अब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, किसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? अपने सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो? अब आपको पता है कि आपको ब्रीफली मेंशन करना है इन तमाम चीज़ों को। और स्टेप 4 जो है आपका यहाँ पे होगा लॉजिकल ऑर्डर जो है। एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है वो आप इन चीज़ों को करोगे। ये हमारे पास जो है वो स्टेप 1 था। ये स्टेप 2 के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो स्टेप 2 का जो है हम इसे कह सकते हैं कि स्टेप 2.1 और 2.2 और ये हमारे पास जो है वो स्टेप 2.2। आगे बढ़ते हैं, एक और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम अमली ज़िंदगी की बात करते हैं। देखें, आपने अक्सर लोग ये समझते हैं, ये जो अल्फ़ाज़ होते हैं, लफ्ज़ इतने पावरफुल होते हैं। कभी आपने ज़िंदगी में ये नहीं सुना होगा कि फलाँ चीज़ जो है वो पावरफुल है कलम से ज़्यादा। से क्या कहा जाता है? पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड। आपने ये सुनी कोटेशन कभी?
पेन इज माइटर देन सॉल्ट, पेन इज माइटर देन सॉल्ट। ऐसा क्यों है? पेन इज माइटर देन सॉल्ट। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको अपने अल्फाज जो हैं ये आपको या तो बुलंदी पे ले जाएंगे या तबाह कर देंगे। ये जो अल्फाज हैं उनका जो चुनाव है, अल्फाज आपके पास ऐसे हैं जैसे लीव्स हैं, एक दरख्त के पत्ते हैं। अब इन पत्तों को, ये जो पत्ते हैं आपके पास अबाउंड हैं, बहुत ज्यादा, बल्कि अबंडेंस में भरे हुए हैं। अब आपने इनको तरतीब लगाना है, इनमें से काम के पत्ते अलग अलग। सो अब इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो ओनली देन जो है वो यू विल मूव ऑन। ऐसे ही में प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक पूरे का पूरा पैसेज जिसकी लेंथ जो है, मान लीजिए कि वो कोई 300 वर्ड्स के करीब है। अब आपने इसमें से काम के जो है वो 100 वर्ड्स निकालने हैं, 100 अल्फाज के अंदर अपने मीनिंग्स को बताना है। सो ये आपने काम करना है। अब देखिए, हमारे पास दो चीजें हो गई, हमारे पास राइटिंग हो गई, हमारे पास रीडिंग हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिएगा कि एक गुड गुड प्रेसी जो है वो एक्सपेक्टेशन क्या है। जो आपका कंपटीशन का एग्जाम है, एग्जामिनर है, तो जो चेक करता है वो चाहता है क्या आपसे। सबसे पहले उसकी एक्सपेक्टेशन जो है आपके पेपर को पढ़ते हुए, कि एक प्रेसी जो आपने लिखी है उसमें आपने जो है वो पैसेज को, उसके जो मेन आइडियाज जो मैंने टाइम एंड अगेन बताया उसको एक्सप्लेन किया। अगर आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो वो आपको कोई नंबर नहीं देगा। उसके अंदर आपने एपिटोमाइज्ड किया हो, आपने ढंग से बयान किया हो उसके तमाम के तमाम, जिस तरह से कहते हैं ना बोन एंड फ्लैश, जिसका क्या मतलब होता है कि उसकी सारी की सारी हड्डियां और गोश्त पोस्ट सब कुछ बता दिया होगा। और ये कैसे मुमकिन होगा? प्रैक्टिस के साथ मुमकिन होगा। पार्टिसिपेंट्स अक्सर लोग प्रेसी के मुतालिक एक आधा लेक्चर समझ सुनते हैं और उन्हें लगता है कि यार ये तो, मैं तो शायद पैदाइशी तौर पर एक बड़ा अच्छा प्रेसी राइटर था। इस लेक्चर को सुनने से पहले भी मेरे अंदर ऐसी खूबियां थी कि मुझे कोई भी पैसेज दें, देखे मैं मिनटों में प्रेसी करके दिखा देता हूँ। वो ऐसा करते भी हैं, वो अलग बात है कि फिर नंबर नहीं मिलते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है, हर चीज के करने का एक तरीक़ाकार होता है, हर चीज को करने का एक ढंग होता है। हमारी यूनिवर्सिटीज में ये बड़ा अलमिया है कि हमारे टीचर्स, मैं भी यूनिवर्सिटी टीचर हूँ, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, हम लोग शक्लों पे चले जाते हैं। हम लोग कोई बच्चा मेरे पास, मुझे याद है कि मेरी मिड की क्लास के अंदर जो है वो 30 के करीब बच्चे थे जो मेरे पास मेरी क्लास में थे। मैं अपनी एमएस की क्लास की बात कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए उनको फेल नहीं किया कि यार शायद मेरी वजह से किसी का मुस्तकबिल तरीक ना हो सके। शायद हम अपनी क्लासेस में, एकेडमिक राइटिंग्स में, हम सभी कहीं न कहीं पे मुज़रिम होते हैं। इस चीज़ को मैं खुद से भी को बाईपास नहीं करता। उन्हीं मुज़रिमों में शायद हम भी शामिल हैं, लेकिन शायद हम कहीं पे इंसानियत वहाँ पे दिखा देते हैं जहाँ पे नहीं दिखानी चाहिए। प्रेसी में आपसे वो ऐसी इंसानियत नहीं दिखाएगा। आप अपनी क्लासेस के अंदर जो एकेडमिक प्रेसी राइटिंग्स करके गए होते हैं, जब यही आप ट्राई करते हो सीएसएस या पीएमएस के अंदर, वहाँ पे स्ट्रेट सिंपल क्रॉस मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि इन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया जाता। अब ये स्टेप्स कौन से हैं? इन स्टेप्स को फॉलो जो है वो क्यों नहीं किया जाता? हम समझते हैं कि शायद जिस तरह से, देखो यार, मैंने यूनिवर्सिटी में एमफिल किया, मैंने अंग्रेजी में पीएचडी की और मैं फिर भी पीएमएस में फेल हो गया। हमारे ऐसे बहुत से दोस्त, रिकॉर्डेड सेशन में मैं उनका नाम नहीं लूँगा, इंग्लिश लेक्चरशिप जो है, जो बीपीएस 17 की सीट होती है, पीएचडी दोस्त हैं हमारे, वो फेल हो गए। सीएसएस तो करना दूर की बात, पीएमएस करना दूर की बात है। वजह क्या थी? कि एकेडमिक सेटिंग्स में आपकी अपनी डिग्रियों को भूल जाएँ। आपने पोस्ट डॉक भी किया होगा, खुदा रहा सीएसएस या पीएमएस की अंग्रेजी के पेपर को हल करते हुए अपनी डिग्रियों को भूल जाएं और ये समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे परफॉर्म करना है, यहाँ पे ढंग से काम करना है। आपकी डिग्रियां ना तो एग्जामिनर को पता है, ना ही वो सुनेगा और ना ही उसको उनसे कोई कंसर्न है, और इवन पंजाब के पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कंसर्न नहीं है।
आपने देखा होगा जब कभी आपने पीएमएस के लिए अप्लाई किया होगा तो आपकी उससे वो ग्रेजुएशन तक तालीम मांगता है, इससे आगे वो पूछता भी नहीं है कि पीएचडी किया या एमफिल किया। अब इन स्टेप्स को खैर हम बात करते हैं कि ये स्टेप्स हैं जो बच्चे इग्नोर कर रहे हैं। पहला स्टेप जो है कंटिन्यूस, जब पैसेज ढंग के वो लाइनें ढूंढ ली जो लगता है कि ये लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अब उनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक आइडिया बयान कर रहे हो, उसके बाद एक आइडिया ये है कि मैं आज सुबह उठा और दूसरा आइडिया ये हो कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ तरीकों से चीज़ों को बंद कर दिया। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए और ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस के साथ आएगा। दूसरे नंबर पे जो आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो वो कॉम्पैक्ट पीस ऑफ प्रोज होना चाहिए। ये कॉम्पैक्ट पीस ऑफ प्रोज को आप गूगल करोगे, आप ये समझने की कोशिश करोगे ये क्या होता है। तीसरे नंबर पे जो आपका रीडर है, अभी हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि आपका रीडर है, जो कि इसको पढ़ेगा। वो जो पढ़ने वाला है, पढ़ने के बाद उसको ये कतन फील नहीं होना चाहिए कि यार इसने कोई लफ्ज इधर से लिया, इसने डिसजॉइंटेडली तौर पर कुछ ऐसा कर दिया कि इसने इधर-उधर से वर्ड्स को पकड़ा, एक सीरीज को पकड़ा और उनको इकट्ठा रख के ये समझता है, ये समझते हैं कि मैंने प्रेस कर। जब तक याद रखिएगा, आपने प्रेसी जो है वो करना है, उसके अंदर ओरिजिनल पैसेज से कोई लाइन नहीं लेंगे। ये वो बात है जो 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर जाते हैं। वो इस चालाकी के साथ करने की कोशिश करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमने पैराफ्रेज किया, पैराफ्रेज करने की कोशिश करते हैं। तो जब पैराफ्रेज करने की कोशिश करते हैं प्रेसी के पेपर को, तो उसमें उनके पास क्या नुकसान होता है, तो उसमें दे गो फेल इन इट। आपने अपने ज़हन से ये बात निकाल देनी है कि आप पैराफ्रेज नहीं करोगे। अगर आपने पैराफ्रेजिंग की तरफ चले गए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। चाहे भले आपने ओरिजिनल पैसेज से जो है वो कितना ही उसको बदल दिया हो। अब बात ये है, आपको टेम्पटेशन होती है, आप इस चीज़ को फ़ील करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको महसूस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं लगता। आप बोरो करने की कोशिश करते हो कि ओरिजिनल पैसेज से मैं कुछ टर्म्स को बोरो करूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन फेजेस में होते हैं, जैसे नईम साहब हैं और बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कई रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं आपके एग्जामिनर को पता होता है कि ये आपने कैसे बोरो किया। आपने एक गुड प्रेसी जब भी बनानी है, उस गुड प्रेसी के अंदर आपका कोई वर्ड शामिल नहीं होना चाहिए जो कि आपने क्या किया हो, आपने बोरो किया हो, जो कि आपने लिया हो किसी दूसरी दूसरी प्रेसी से, जो है उसको लेने की कोशिश की, ओरिजिनल पैसेज से लेने की कोशिश की। ये आपने काम जो है वो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, आगे चलते हैं, जो काम आपने नहीं किया। देखिए, भारी भरकम लफ्ज़ लिखने में कोई मुज़ायका नहीं है। मैं इस चीज़ पे कतई आपको ये नहीं कहूँगा कि जब आप लिखते हो, आप मुश्किल ना लिखो। आप ज़रूर मुश्किल लिखो, लेकिन जो मीनिंग्स होने चाहिए आपके, वो क्लियर होने चाहिए। जो पैगाम आप देना चाहते हो, वो क्लियर होना चाहिए। सो जो मेरे पास ओरिजिनल पैसेज आया प्रेसी का, जब हम लोग पेपर चेक करते हैं, जो ओरिजिनल पैसेज प्रेसी का आता है, एक नज़र उसको पढ़ते हैं और वो नज़र ठीक-ठाक हो, पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो नीचे पैसेजेस दिए गए हैं, क्या वो ऑन लैंग्वेज में है या वो बच्चे ने बड़ी चालाकी के साथ उन्हीं में से वर्ड्स जो हैं वो लिए। ऐसा नहीं होता कि मकसद किसी बच्चे को फेल करना होता, लेकिन देखना ये होता है कि क्या ये जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेस किया गया है, क्या ये वाक़ईतन इसके अपने लफ्ज़ हैं? क्या वाक़ईतन इसने जो प्रेसी के इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको बता दिया? क्या वाक़ईतन जो उसने लिखा है वो प्रेसी के ओरिजिनल पैसेज में से लिया गया नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर हम अगले स्टेप की तरफ चले जाते हैं। अगला स्टेप जो होता है हमारे पास, जिसे हम स्टेप 4 कह लेते हैं। पहले स्टेप में गुड प्रैक्टिस जो है वो कंटीन्यूअस और कॉम्पैक्टनेस को देखा जाता है। दूसरे स्टेप में उसको देखा जाता है कि वो क्लियर होने चाहिए। तीसरे में देखा जाता है कि उसने ओरिजिनल पैसेज से कुछ ना लिया हो। और फोर्थ स्टेप के अंदर जो है वो हम ये देखने की कोशिश करते हैं ये किस कदर प्रिसाइज है और किस कदर ब्रीफ है। इन इन स्टेप्स के साथ मिलके बनती है प्रेसिंग। ऐसा नहीं होता है कि आपने बस जो है वो किसी ने बता दिया कि यार 1/3 लिख देना
इधर-उधर की जो है अब बात कर देना और पैसेज में से ले लेना, देखना पैसिव बन जाएगा। इनके अलावा कुछ और स्टेप्स भी हैं जो हम देखते हैं, जो आपका एग्ज़ामिनर देखता है, वो स्टेप्स क्या हैं और जो आप कभी नहीं करोगे, इन सबको समझने के लिए हम अपनी क्लास को दोबारा जॉइन करते हैं। उसी लिंक से दोबारा जॉइन करें, यहीं से प्रोसीड फर्दर